तो देखिए बच्चों, हम जो है पिछली वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर चुके थे ना। रिफ्रैक्शन हमने स्टार्ट किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैंने आपको समझाया था कि क्वांटिटी होती है जो बेंडिंग ऑफ लाइट को समझने में हमारी हेल्प करती है ना। और कितनी स्पीड किसी मीडियम में लाइट की चेंज होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। जिस मीडियम का जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतने ही ज्यादा कम हो जाएगी इन कंपेयर टू एयर और वैक्यूम। अब मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बताया था कि दो तरीके का होता है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है ना। तो मैंने काफी सारी चीजें आपको बता दी। तो वहीं से आप कंटिन्यू करते हैं तो उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, बेसिक न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको करने आने चाहिए, है ना। मतलब बहुत सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दूं, आपसे इस क्वेश्चन में बोला गया है the refractive index of glass the refractive index of glass यहाँ पे दो बार लिख दिया। हाँ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का वो 1.5 दिया है बेटा, है ना। फिर आपसे बोला गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द स्पीड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास में जो लाइट की स्पीड है बेटा वो कितनी हो जाएगी ये आपको बताना। देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है। आपको अगर केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है ना बेटा, तो आप हमेशा याद रखना वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए वो एब्सोल्यूट वर्ड यूज नहीं करते हैं ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे आप डेफिनेशन अगर अप्लाई करोगे तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहां से देखो आप स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल सकते हो भाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाओ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो नीचे आ जाएगा। अब देखो बेटा, आपको क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की वैल्यू दी है विच इज 1.5। अच्छा, 1.5 को आप चाहो तो 3/2 भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। एंड आपका जो बच्चों क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी, उसकी वैल्यू भी आपको पता है, मैंने बताया था ना, ये याद रखना है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दो तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ जाएगा आपका। देखो वीजी की वैल्यू आ जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी की वैल्यू है 3 × 10⁸। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिनोमिनेटर में तो उसकी वैल्यू 3/2, तो इसको लिखोगे 3/2। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। ये तो मैथमेटिक्स आप जानती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर, है ना। तो वीजी की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की वैल्यू आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्लाई करना था और आपसे आंसर बन जाता है ना। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर आपकी होगा। वॉइस क्लियर नहीं आ रही। तो देखिए बच्चों, कभी कभी आपको उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम की दी जाए और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए, है ना। तो इस टाइप का सवाल है। पहला जो हमने सवाल किया उसमें स्पीड ऑफ लाइट पूछी गई थी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दिया था। दूसरे सवाल में आपको क्या करेगा कि हो सकता है इसको थोड़ा सा चेंज करके दे, तो स्पीड ऑफ लाइट दिया है मीडियम में और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। जैसे ये क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो किसी मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो 1.5 × 10⁸ मीडियम मीटर पर सेकेंड है। तो आपको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का कितना है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो देखो इसको भी आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, फिर से डेफिनेशन लगाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो वो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका फॉर्मूला, उसकी वैल्यू तो आप जानते हो, मैं बता चुका हूँ आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है वो भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ से 10⁸ 10⁸ कैंसल,
1.5 को 3 से कैंसिल करोगे तो ये कितना बचेगा बेटा 2। तो इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो कितना आएगा 2 मीटर, सॉरी 2 है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, मैंने आपको बताया था। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 है ना। मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा बेटा 2 है ना। तो आपको दोनों टाइप के सवाल अगर पूछे जाएंगे तो आपसे बन जाएंगे। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हो, और स्पीड ऑफ लाइट दी है तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें सीखना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लाइट की बेंडिंग कैसे होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, और कितनी ज्यादा बेंडिंग होगी कितनी कम बेंडिंग होगी ये हम कैसे पता कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझना है। एक्चुअली में क्या होता है कि हम जो कोई मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है हम उसको कभी कभी डेंसर मीडियम बोलते हैं, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा होगी उसको हम रेयरर मीडियम बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को देखकर आप रेयरर या डेंसर मीडियम बोलते हो। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, जब हम किसी मीडियम को डेंसर मीडियम बोलते हैं या रेयरर मीडियम बोलते हैं तो वो कंपैरिजन में बोलते हैं, है ना। जब हम दो मीडियम्स को कंपेयर कर रहे होते हैं तब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एक मीडियम जो है वो हमेशा डेंसर मीडियम है ना। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हमने एक चीज पढ़ी है अभी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने ये देखा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये क्या इंप्लाई करता है कि उस मीडियम में जो वेलोसिटी है, स्पीड है लाइट की, वो कम हो जाएगी। इससे कम हो जाएगी एयर के कंपैरिजन में, ज्यादा कम होगी, है ना। जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, सॉरी, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी बेटा, कम होगी, है ना। ये तो आपको पता है। तो हम यही बोल रहे हैं कि स्पीड ऑफ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में कम होता है। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम होगी, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, है ना। एयर टू किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वो क्या पढ़ा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो इस रिलेशन से आप ये बोल सकते हो कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है मीडियम में कम होगी। अब यहाँ पे देखो बेटा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे मेरे पास एक इंटरफेस है ना। सेकंड पॉइंट, मैंने इंटरफेस आपको समझाया था, जो दो मीडियम को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो मान लीजिए ये इंटरफेस दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, बाउंड्री है उनके बीच में। एक ऊपर वाला मीडियम लेट सपोज हम मीडियम 1 मान लेते हैं, और नीचे वाला मीडियम लेट सपोज हम मीडियम 2 मान लेते हैं ना। तो ऐसे मीडियम मानने में कोई बुराई नहीं है बेटा। फिर हमने क्या किया कि हमने बोला कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हम बोलेंगे इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कंपेयर टू मीडियम 1 के। अब आप खुद जानते हो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होती है, और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो है आपका क्या होगा बेटा, कम होगा, उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ज्यादा होगी उस मीडियम में, है ना। दोनों मीडियम में एयर के कंपैरिजन में तो कम ही होगा, लेकिन ज्यादा कम उसमें होगा जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा है, और कम कम उसमें होगा जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है ना। ये आपको समझना है। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि n2 ज्यादा है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाएगी किसमें, मीडियम 2 में, कंपैरेटिवली टू मीडियम 1। तो मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा रहेगी और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उल्टा रेसिप्रोकल चलता है ना। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा कम है उसको आप बोलोगे डेंसर मीडियम, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम कम है उसको बोलोगे आप रेयर मीडियम। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, है ना। तो N2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, तो N2 जो है वो डेंसर मीडियम कहलाएगा, किसके कंपैरिजन में बच्चों, आपका N1 के कंपैरिजन में। और N1 N2 के कंपैरिजन में क्या कहलाएगा बेटा, रेयरर मीडियम। तो आप याद रखेंगे जिसमें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होती है जिस मीडियम की, वो डेंसर मीडियम कहलाता है,
और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है, लेस होती है, वो रेयरर मीडियम कहलाता है। अब बेटा ये डेंसर और रेयरर जो शब्द हैं, इसको डेंसिटी से मत रिलेट कर लेना, वो वाली डेंसिटी नहीं है ये मास अपॉन वॉल्यूम वाली, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा मत सोच लेना जिसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो डेंसर मीडियम है, नहीं, यहाँ पे लाइट के हिसाब से बोला गया है। कई बार ऐसा होता है कि कोई जो है उसकी जो मास डेंसिटी है वो कम होती है, बट वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। ये जो है ना, ये ऑप्टिकल डेंसिटी है आप बोल सकते हो। ये जो हम रेयर मीडियम बोल रहे हैं ये ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म्स में बोल रहे हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब राइट से, स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड वाली बात है। ये मास डेंसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखेंगे, मास डेंसिटी एक अलग चीज है और ऑप्टिकल डेंसिटी एक अलग चीज है ना। तो जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उस वो ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है, तो उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ऑब्वियसली बात है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होगी, तो उसको रेयरर मीडियम बोलेंगे। लेकिन ये डेंसर और रेयर मीडियम आप तभी यूज करना जब आप दो मीडियम को कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मीडियम टू हमेशा ही डेंसर मीडियम है, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक मीडियम, ये अपना मीडियम टू है, और एक मैं दूसरा मीडियम ले लूं दैट इज मीडियम थ्री, और ये अब हमारा इंटरफेस है। मतलब मीडियम टू और मीडियम थ्री को जो सेपरेट करने वाली बाउंड्री है वो दूसरा इंटरफेस आ गया बेटा। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो N2 है उसकी वैल्यू लेस देन है N3, मतलब जो तीसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज्यादा है, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट और कम हो जाएगी। इसका मतलब ये इंप्लाई कर रहा है कि सेकंड मीडियम में स्पीड ज्यादा रहेगी कंपेयर टू थर्ड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के। तो यहाँ पे आप खुद देखो N3 ज्यादा बड़ा है, तो अब N3 कैसा मीडियम हो जाएगा बेटा? अब हम N3 को बोलेंगे डेंसर मीडियम, जबकि N3 के कंपैरिजन में N2 कैसा मीडियम कहलाएगा? N2 इज रेयरर मीडियम। तो मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई एक मीडियम हमेशा डेंसर मीडियम होता है ऐसा मत याद रखना। ये कंपैरिजन के टर्म्स में बोला जाता है। भाई आप दो मीडियम्स को जब कंपेयर कर रहे हो तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसको डेंसर मीडियम कहोगे, और जिसका कम है उसको रेयर मीडियम कहोगे। वो हर जगह डेंसर होगा ऐसा नहीं है ना। अगर उससे ज्यादा डेंसिटी वाला, उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम आ जाएगा तो फिर वो रेयर कहलाएगा, वो ज्यादा डेंसर कहलाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर होगा, है ना। इसलिए इसको सिर्फ कंपैरिजन के समय पे ये वर्ड का यूज करना है, ऑप्टिकल डेंसिटी वाला वर्ड यूज करना है, डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम। अब देखो जो लाइट की बेंडिंग होती है वो कैसी होती है उसको समझते हैं, ये रेयर और डेंसर मीडियम के टर्म्स में, ठीक है। तो जैसे बच्चों हमारा ये इंटरफेस है, यहाँ पे आपका जो है मीडियम वन है लेट सपोज, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और ये मीडियम टू है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। और हमें ये गिवन है कि जो N1 है इट इज लेस देन N2, मतलब N2 जो है वो N1 से बड़ा है। तो N1 कम है तो इसका मतलब ये हो गया रेयरर मीडियम। RM का मतलब बेटा रेयरर मीडियम, और DM का मतलब डेंसर मीडियम। तो N2 जो है वो डेंसर मीडियम। अब जब लाइट रे रेयर से डेंसर आती है बच्चों, तो क्या होता है इसको समझो। मान लीजिए ये लाइट रे है वो रेयर से डेंसर आ रही है, डेंसर आ रही है, और ये हमारा नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो याद रखेंगे जब लाइट रे ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देखो रेयर मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है और डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे होगी। तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम रे आती है तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। टूवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब जो बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा। देखो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, इस तरीके से बेंडिंग होती है अगर रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को लिख भी देता हूँ कि when light ray when light ray travels when light ray travels from rarer medium to denser medium, जब लाइट रे जो है वो रेयरर मीडियम से कैसे मीडियम में ट्रेवल करेगी बेटा? डेंसर मीडियम, देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो उसकी बेंडिंग क्यों होगी और कैसी बेंडिंग होगी बेटा? नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और टूवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब क्या है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाएगा।
तो याद रखेंगे, जब भी आपका रे रेयर से डेंसर मीडियम जाती है इंटरफेस में, तो उसकी बेंडिंग इस तरीके से होती है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाता है ना। तो उसको बोलते हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर दूसरा इसका अपोजिट केस ये हो सकता है कि रे कहाँ से कहाँ ट्रेवल करे बेटा। तो रे आपकी ट्रेवल कर सकती है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अब वो वाला केस देखते हैं। तो लेट सपोज आपका बच्चों इस तरीके से, अब N2 वाला मीडियम ऊपर है और N1 वाला नीचे है, और वही कंडीशन है N2 इज ग्रेटर देन N1। तो ऑब्वियस सी बात है N2 अब डेंसर मीडियम है और N1 जो है वो आपका रेयर मीडियम है। अब मान लो ऊपर डेंसर है नीचे रेयर है, और लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से N2 से N1 की तरफ आ रही है। देखो ये नॉर्मल बना दिया हमने। तो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इंसिडेंट रे। अब डेंसर से रेयर ट्रेवल करेगी बेटा। तो देखो जब डेंसर से रेयर ट्रेवल करती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है। देखो जाना इसको ऐसे था, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर शिफ्ट हुई, जबकि पहले नॉर्मल के पास शिफ्ट हुई थी। इसका मतलब जो अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, ये आई से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम इस बात को भी लिख सकते हैं कि when light ray light ray light ray travels from denser medium to rarer medium, then it bends away from the normal, then it bends away from the normal। और यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल का क्या मतलब है भाई, कि जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इट बिकम्स ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। तो हमेशा याद रखेंगे रेयर से डेंसर जाते हुए टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है उससे छोटा होता है, और जब डेंसर से रेयर मूव करती है रे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होती है, डेट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा बच्चों, मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं साथ ही में, है ना। एक चीज मैं और यहाँ पे छोटी सी आपको बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप सुन लीजिए। देखो अब एक्चुअली में ऐसा भी तो हो सकता है कि मीडियम 1 और ये मीडियम 2 हो, मतलब ऊपर N1 N2 हो, है ना, जो भी। तो ये आपका रेयरर मीडियम होगा, नीचे वाला जो है वो डेंसर मीडियम होगा। तो अब जो रे है वो आपकी नॉर्मल के अलोंग आ रही है। देखो परपेंडिकुलर टू इंटरफेस आ रही है। इंटरफेस के कैसे आ रही है बच्चों, इंटरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है। देखो ऐसी भी तो रे गिर सकती है ना, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के अलोंग हो, मतलब उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 होगा। तो आप जब नॉर्मल के अलोंग रे आती है ना, तो वो नॉर्मल के अलोंग ही चली जाती है, मतलब बेंडिंग इफेक्ट नहीं आता। देखो उसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी बट इसमें बेंडिंग इफेक्ट नहीं आएगा, ये सीधी आके सीधी निकल जाएगी। यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नॉर्मल के अलोंग ही रिफ्रैक्टेड रे है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी 0 होगा। तो याद रखें कि रिफ्रैक्शन केवल और केवल तभी होता है जब ऑब्लिक इंसिडेंस होता है। ऑब्लिक इंसिडेंस मतलब किसी एंगल पे इंसिडेंस होगा। रिफ्रैक्शन तब नहीं होगा, बेंडिंग तब नहीं होती है जब इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के अलोंग गिरती है। तो इस वाले केस में ध्यान रखेंगे, नो बेंडिंग हैपेंस, बेंडिंग ऑफ लाइट हैपन नहीं होती, रिफ्रैक्शन नहीं होता है ना बेटा, ध्यान से समझेंगे इसको। जबकि रिफ्रैक्शन केवल कब होता है, बेंडिंग कब होता है, अपने पास से वो कब भटकती है, जब एक्चुअली में आप किसी एंगल पे इसको गिराते हो। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। जब हम किसी एंगल पे इंसिडेंस करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। याद रखेंगे ये शब्द कई बार आता है तो आपको पता होना चाहिए, इसको बोलेंगे ऑब्लिक इंसिडेंस। किसी एंगल पे इंसिडेंस होना रे का ऑब्लिक इंसिडेंस है, और ऑब्लिक इंसिडेंस पे ही रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। ध्यान रखेंगे ऑब्लिक इंसिडेंस में ही बेंडिंग फिनोमेना होगा, जबकि इसको बोला जाता है नॉर्मल इंसिडेंस। तो नॉर्मल जो इंसिडेंस है बेटा, उसमें कभी भी आपका बेंडिंग नहीं होता, रिफ्रैक्शन नहीं होता, सीधी आती है और सीधी निकल जाती है। तो एंगल आई और एंगल आर जो है वो दोनों 0 होते हैं, नॉर्मल के अलोंग ही रहती है ना। और जब ऑब्लिक इंसिडेंस है तो आपके दो केसेस हो गए, रेयर से डेंसर जाते हुए टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, और डेंसर से रेयर जाते हुए अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो इस बात का याद रखना, नॉर्मल इंसिडेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है रे डेंसर से रेयर आए या रेयर से डेंसर आए, वो बैंड होगी नहीं, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है। तो वहां पे चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो आई होप आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये अच्छे से
क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते। तो देखिए बच्चों, हमने रिफ्रैक्शन समझा, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी समझा, बेंडिंग कैसी होती है ये भी समझा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखकर आप बता सकते हो कि बेंडिंग किस तरफ होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये बात हमें समझना है, मतलब ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के, है ना। कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस में कितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा, ये चीज जो है फिक्स होती है ना। तो उसके लिए एक लॉ बनाया गया जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत, और उनकी वैल्यूज के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि मैथ्स में पढ़ाया जाता है 10th क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर, लेकिन हो सकता है अभी मैथ्स में ना हुआ हो, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज बता देता हूँ। आप ज्यादा डिटेल में इसको जानने की अभी कोई जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ केवल उतना याद कर लो। इसको डिटेल में आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे आप समझ लेना, है ना। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल हम बेसिक जो है वो चर्चा करेंगे। बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्री का उसको बोलते हैं टी रेशियोज। तो यहाँ पे मुझे आपको टी रेशियोज बताना है, टी रेशियोज क्या होता है। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए यूज किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है या टी रेशियोज जो है वो एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए डिफाइन किए गए हैं, और वो पर्टिकुलर ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल। आप जानते हो राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप जानते ही हो बेटा क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी एक साइड 90 होती है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक एंगल अगर आप यहां लेते हो थीटा, तो याद रखेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। हालांकि आप साइड्स के बारे में भी जानते हो। जो थीटा एंगल है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, और थीटा एंगल के साथ वाली साइड बेस कहलाती है ना। ये सब आप जानते होंगे, पहले पढ़ चुके हो आप, है ना। तो ये परपेंडिकुलर है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो सामने वाली साइड होती है पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेस होता है जिसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सबसे लंबी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, जिसको आप कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हो। और आपने एक थ्योरम भी पढ़ा होगा इन तीनों साइड को रिलेट करने वाला, जिसको आप पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, है ना, सुना होगा आपने। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, तो ये होता है हाइपोटेनिस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आपको पता होगी। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं समझना, हमें तो समझना है टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये टी रेशियोज क्या होता है बेटा, एक्चुअली में क्या है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल में इसमें हमने इन साइड्स का रेशियो बनाया है, और वो उस एंगल के टर्म्स में लिखा जाता है। तो उसको हम एक फंक्शन का, उसको एक नाम देते हैं। एक जो रेशियो लेंगे, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो लेंगे, तो ये अलग तरीके का एक रेशियो है, साइड्स का रेशियो है, तो इसको एक अलग नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया गया है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, उन्हीं को टी रेशियोज बोला जाता है। तो ऐसे टोटल 6 टी रेशियोज पॉसिबल हैं, 6 प्रकार के टी रेशियोज पॉसिबल हैं। लेकिन हमारे काम के फिलहाल अभी, हालांकि हमारे काम का अभी फिलहाल एक ही है, बट मैं आपको 3 बता देता हूं क्योंकि 3 ज्यादातर यूज होते हैं, है ना। तो 3 आप सुन लो, बाकी का जो है मैथ्स में पढ़ लेना आप। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, आपको ये भी पता होगा कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल में आप एंगल चेंज कर देते हो, थीटा ये वाला एंगल लेते हो, तो ये हाइपोटेनिस तो हमेशा फिक्स होता है, जो सबसे लंबी साइड होती है। लेकिन अब परपेंडिकुलर ये नहीं कहलाएगा। देखो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो नीचे वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और साथ वाली साइड बेस होगी, हमेशा याद रखना बच्चे। तो परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होते, हाइपोटेनिस तो हमेशा फिक्स होता है। वो थीटा पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है कि किस एंगल को आप चूज कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको परपेंडिकुलर और बेस की मार्किंग करनी है, ध्यान रखना। तो परपेंडिकुलर और बेस कैन बी इंटरचेंज अकॉर्डिंग टू एंगल विच यू हैव टेकन। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। तो पहले परपेंडिकुलर ये था, जब एंगल मैंने बदला तो परपेंडिकुलर नीचे वाला हो। खैर यहाँ पे आते हैं, तो जो टी रेशियोज हैं, तो जो 3 मेन टी रेशियोज हैं वो हमारे बहुत काम के होते हैं। पहला जो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आएगा, उस टी रेशियो का नाम है साइन थीटा। साइन इंटू थीटा, मतलब साइन थीटा लिखो, साइन थीटा। इस टी रेशियो का मतलब है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनिस। देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस का एक रेशियो का वैल्यू आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस करो आप, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस करो, तो जो वैल्यू आएगा उसको हमने एक नाम दे दिया, उसको बोलने लगे साइन थीटा। तो साइन थीटा इज वन ऑफ द टी रेशियो। वैसे आप सोचो
ऐसा भी तो रेशियो निकाला जा सकता है ना कि बेस अपॉन हाइपोटेनिस कर दो। भाई जरूरी थोड़ी ना कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस का रेशियो हो सकता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस का भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। जो बेस अपॉन हाइपोटेनिस का रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसको हम बोलते हैं कॉस थीटा, उसको नाम दे दिया हमने कॉस थीटा का। और जो तीसरा वाला है, हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस का रेशियो भी निकाल सकते हैं। देखो सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो भी निकाल सकते हैं। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस हो गया था, बेस अपॉन हाइपोटेनिस हो गया था, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस तो बचे हैं ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो भी तो हो सकता है। तो ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है, इसको बोलते हैं बेटा टेन थीटा। तो देखो इन जो रेशियोस को, जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, उनके रेशियो को हमने एक नाम दिया गया है जिसको टी रेशियोस बोला जाता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस का रेशियो जो है वो साइन थीटा कहलाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस का जो रेशियो है वो कॉस थीटा कहलाता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो है वो टेन थीटा होता है। अब इनके रेसिप्रोकल वाले रेशियो भी हो सकते हैं, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनिस अपॉन बेस, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो उनके अलग नाम दिए गए हैं। तो तीन और होते हैं टी रेशियो, तो टोटल 6 टी रेशियोज होते हैं। वो आप मैथ्स में पढ़ेंगे, अभी तो हमारा फिलहाल काम इतने में चल जाएगा, तो इतना ही आपको समझना है। तो याद रखेंगे साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, और टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और चाहो तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे हाइपोटेनिस हाइपोटेनिस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस कर दो, इसको बेस अपॉन हाइपोटेनिस। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज का डिवीजन करने से, प्लस करने से, माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस जो है वो साइन थीटा है, और बेस अपॉन हाइपोटेनिस जो है वो कॉस थीटा। तो देखो आपका बच्चों टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है, और टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी होता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो समझना है। अब इनकी कुछ वैल्यूज होती है बेटा फिक्स, मतलब ये एंगल, पर्टिकुलर एंगल पे ये जो रेशियो है ये हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस किसी भी ट्राइंगल के लिए अगर एंगल 30 है, तो आप बड़े से बड़ा ट्राइंगल लो, छोटे से छोटा ट्राइंगल लो, उसके 30 डिग्री पर जो रेशियो है उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। तो उन वैल्यूज को याद करो, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए आपको वैल्यूज याद रखनी है। जैसे मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूं तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे हम थीटा लिखेंगे, तो थीटा की कौन कौन सी वैल्यू के लिए आपको जो है ये रेशियो की वैल्यूज याद रखनी है, वो याद रखेंगे। थीटा किस पर, एक तो 0 डिग्री पर आपको याद होना चाहिए, एक तो आपको 30 डिग्री पे याद होना चाहिए, एक आपको 45 डिग्री पे याद होना चाहिए, एक आपको 60 डिग्री पे याद होना चाहिए, और एक 90। मतलब इतनी वैल्यूज, इतने एंगल्स पर अगर टी रेशियोज की वैल्यू पता होंगी तो हमारा काम बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो फिर यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे टी रेशियोज लिखेंगे, यहाँ पे हम साइन थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है, तो साइन 0, ये साइन 0 का एंगल होगा। तो साइन 0 की वैल्यू होती है बच्चों, याद रखेंगे 0। फिर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन ऑफ 30 की वैल्यू होती है, मतलब ये जब 30 डिग्री का एंगल होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस की वैल्यू होगी 1/2। जब ये 0 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, तो पर 0 अपॉन हाइपोटेनिस करोगे तो 0 आंसर आएगा। वैसे 45 पर जब ये 45 का एंगल होगा तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो जो है 1/√2 होता है, और 60 डिग्री के एंगल पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस का जो रेशियो है वो आपका √3/2 होता है बेटा। और 90 डिग्री पर जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनिस का जो रेशियो है बेटा वो कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, याद रखना। तो ये वैल्यूज हैं अलग अलग एंगल पे साइन थीटा की, टी रेशियो की, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत आपको न्यूमेरिकल्स में पड़ेगी, है ना। तो याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा याद नहीं होती तो एक याद करने का तरीका भी है छोटा सा, आप वैसे भी याद कर सकते हो। देखो आपको 5 एंगल के लिए याद करना है ना, तो आप एक काम किया करें कि 0 से 4 तक की वैल्यू लिखो, 0 1 2 3 4, फिर डिवाइड बाई 4 कर दें सब, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, और फिर सब में रूट लगा दें। तो रूट लगा दो भाई। अब देखो आप सबकी वैल्यू कैलकुलेट करो, 0/4 0, और 0 का रूट 0, तो देखो ये साइन 0 की वैल्यू आ गई। 1 का रूट 1 और √4 का आंसर होगा 2, तो 1/2 हुआ, तो ये 30 डिग्री आ गया। भाई इसमें 5 ही एंगल है ना, 0 30 45 60 90, तो उसी सीक्वेंस में चलो, 0 30 45 और 60 और 90। फिर आपका ये √2/4 है, तो 2 से 4 कैंसल, तो ऊपर 1 बचेगा, तो 1 का रूट 1 आ गया,
और √2, तो √2 को √2 लिख लेते हैं, तो 1/√2 इज द वैल्यू ऑफ साइन 45। तो 60 के लिए निकालना है तो ऊपर √3 बचेगा और 4 रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 बचेगा। देखो √3/2 जो है 60 डिग्री, और 90 ये कैंसिल हो 1 होगा तो 1 का रूट 1 होता है, तो ये 1 आ गया। देखो बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। फिर वैसे ही आप कॉस थीटा के लिए लिखना चाहो तो कॉस थीटा के लिए लिख दो। अगर आपको साइन की वैल्यूज पता है तो कॉस की वैल्यू लिखना बहुत आसान है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने ये सीक्वेंस लिखा है ना, इसका उल्टा सीक्वेंस लिखो कॉस में। आपने लास्ट में 1 लिखा था, कॉस थीटा में पहले 1 लिखो, यानी कॉस 0 डिग्री के एंगल पे जो रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का वो 1 होता है। फिर कॉस 30 में उल्टा लिखो, तो सेकंड लास्ट यहाँ पर आपका क्या आया था बेटा, √3/2, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे √3/2 है, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। कॉस 45 ये थर्ड पे था तो इधर से भी ये थर्ड पर है तो वही रहेगा, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू बराबर होती है। उसके बाद फिर आपका देखो जो आपका दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहाँ से वो चौथे नंबर पे आएगा, दैट इज 1/2। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। और फिर अगर आपको टेन थीटा लिखना है तो टेन थीटा के लिए भी याद रखने की जरूरत नहीं। अगर आप कॉस और साइन की वैल्यू जानते हो तो टेन थीटा अपने आप लिख जाता है। कैसे लिख जाता है बेटा, देखो ये दोनों को डिवाइड ही तो करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बिकम आपका टेन थीटा, तो 0/1 कितना होगा 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 कैंसल, तो 1/√3 आएगा बेटा, 1/2 1/√2, तो ये 1 बचेगा, √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 कैंसल, तो √3 बचेगा, और ये 1/0 आएगा। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड। तो 1095 जो है वो कोई क्वांटिटी, 1090 जो है वो कोई क्वांटिटी नहीं देता, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है ना। तो आई होप आपको ये वैल्यूज भी समझ में आई होंगी। तो अगर ये वैल्यूज आपको याद रहेंगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, है ना। तो आई होप आपको ये जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री टी रेशियोज हैं तीनों, ये अच्छे से समझ में आए। हालांकि हमारा काम साइन थीटा से ही चल जाएगा क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में साइन थीटा आता है, नोट कर लीजिए।